रश्मि जख्मी पैरों से कुलदेवी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। नंदनी और अम्बरुज पीछे पीछे चल रहे थे। उसे देख नंदनी और अम्बरुज को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो दोनों चाहकर भी रश्मि की मदद नहीं कर पा रहे थे। नंदनी चिंतित होते हुए, रश्मि भाभी आप ठीक हो? नंदनी ने पूछा तो रश्मि ने उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दर्द साफ पता चल रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ने लगी। वहीं रुद्राक्ष जो एक केबिन में मौजूद था, उसके सामने एक शख्स खड़ा था, जो गोस्वामी का खास आदमी था। राठी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अब एक और काम तुझे करना है। नंदनी ने एक दंपति को अरेस्ट करवाया है, और ये दोनों वही पति पत्नी है जो गोस्वामी के राइट हैंड है। तुम्हें उन दोनों पति पत्नी को कैसे भी करके गोस्वामी से दूर रखना है। मैं नहीं चाहता कि उसकी परछाई भी मेरी बहन के आसपास भी पड़े। रुद्राक्ष बोला तो राखी कुत्तों की तरह पैसों पर झपट्टा मारते हुए, हो जाएगा किंग, आपका ये काम भी हो जाएगा। वो दोनों पति पत्नी का नामो निशान मिट जाएगा, और आपका नाम भी बीच में नहीं आएगा, और राजकुमारी जी का नाम भी बिल्कुल सामने नहीं आएगा। राठी बोला, दांत दिखाते हुए मुस्कुरा दिया। रुद्राक्ष ने उसे जाने का इशारा किया, तो रुद्राक्ष के गार्ड ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वहां से ले गया। तभी अंकित वहां आते हुए बोला, किंग विक्रम और उसके आदमियों को हमारे कुलदेवी के मंदिर के आसपास देखा गया है, जहां इस वक्त क्वीन अपना संकल्प पूरा कर रही है। अंकित बोला तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। फिर अंकित बोला, सुनने में आया है किंग कि वो क्वीन को अगवा करने के इरादे से वहां आया है। करने दो अंकित, उसे जो भी करना है। शेर तो बाद में अपना शिकार करेगा, और जब शेर अपना शिकार करेगा तो उसे फिर से शिकार करने के लायक नहीं छोड़ेगा। कहते हुए रुद्राक्ष मुस्कुरा दिया। उधर रश्मि की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन रश्मि थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अम्बरुज आगे आकर, रश्मि जी आप प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाएं। आपके पैरों से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, ऐसा रहा तो आप बहुत जल्द बेहोश हो जाएंगी। लेकिन रश्मि नहीं रुकी, बस कुछ सीढ़ियां और बाकी थी, और आखिर में रश्मि हिम्मत करते हुए उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए कुलदेवी के मंदिर तक पहुंच ही गई। ये देख नंदनी और अम्बरुज के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाए। रश्मि, नंदनी, अम्बरुज और अंगद के साथ मंदिर के अंदर आए, तो देखा पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। रश्मि को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रश्मि ने अकेले ही इस संकल्प को पूरा किया था। लेकिन फिर दादी माँ और सुगंधा जी की नजर रश्मि के पैरों में लगे चोट पर पड़ी। रश्मि के पैर खून से लथपथ था। रश्मि बेटा, ये आपके पैरों को क्या हुआ? और ये खून? सुगंधा जी ने पूछा तो जवाब नंदनी ने दिया। माँ, वो रश्मि भाभी के पैरों में कांटा चुभ गया था, जिसकी वजह से रश्मि भाभी के पैरों की ये हालत हो गई थी। ये सुनकर दादी माँ, सुगंधा जी और अधिराज जी को बहुत बुरा लगा। दादी माँ बोली, माफ करना बेटा, तुम्हें संकल्प के कारण इतने कष्ट उठाने पड़े, मगर ये जरूरी था, वरना हम में से कोई ये संकल्प कर लेता। ये संकल्प और कुलदेवी की पूजा हमारे घर में हर नवदंपति को करना पड़ता है। अभी तक शुभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ तो हम ये पूजा नहीं करवा सके, इसलिए अब करवाया, लेकिन हमारे कारण। कोई बात नहीं दादी माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप पूजा की विधियां शुरू कीजिए। रश्मि ने कहा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी माँ ने कहा, रश्मि बहू, सबसे पहले आप इन सभी कलश से कुलदेवी माँ को स्नान कराए। तत्पश्चात इसमें दूध और फूल से स्नान करवा कर बाकी बचे कलश के जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इत्र से इन्हें सुगंधित कीजिए, फिर लाल जोड़े पहनाए। उसके बाद आपको मौन व्रत धारण करके अखंड ज्योति को जलाना है। और फिर ऐसा करते हुए दादी माँ रश्मि को विधियां बताती गई, और रश्मि वैसे ही करती जा रही थी। आखिर में आपको और रुद्राक्ष को यहाँ साक्षी मानकर उनके साथ कुलदेवी माँ का आशीर्वाद लीजिए, और फिर बाकी बड़ों का आशीर्वाद लेकर पूजा संपन्न कीजिए। दादी माँ ने कहा तो रश्मि ने वैसा ही किया। फिर दादी माँ बोली, चलिए पूजा संपन्न हो गई, अब हम सब महल वापस चलते हैं। दादी माँ ने कहा तो सभी मंदिर से बाहर आ गए। नंदनी ने आकर तुरंत रश्मि को संभाल लिया। रश्मि भाभी, आप ठीक है, आप नीचे उतर सकती है? नंदनी ने पूछा तो रश्मि हाँ में सिर हिलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी नंदनी के पास दौड़ता हुआ ऋषि आया और बोला, मम्मा चलो। मम्मा? ऋषि, वो रश्मि मामी को चोट कि तभी ऋषि को किसी वजह से धक्का लगा और वो नीचे गिरने लगा। ये देखकर नंदनी की सांस ही अटक गई। उसने रश्मि को वहीं छोड़ा और ऋषि को पकड़ने के लिए चीखते हुए दौड़ पड़ी। एक्चुअली ऋषि को धक्का लगा नहीं था, लगाया गया था, और ये सब विक्रम की चाल थी। विक्रम का एक आदमी दौड़ता हुआ और जानबूझकर ऐसे दिखाया जैसे वो गिरने वाला हो, और इसी में उस व्यक्ति ने ऋषि को धक्का दे दिया।
नंदनी की चीख सुन सबने पलटकर देखा तो सबकी सांसें ही अटक गई। सभी तेजी से ऋषि की तरफ दौड़ पड़े। रितेश तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऋषि तक पहुंचा और उसे आगे गिरने से रोक लिया। लेकिन अब तक ऋषि को काफी चोट लग चुकी थी। उसके माथे और सिर से काफी खून बहने लगा था। नंदनी जैसे ही ऋषि के पास पहुंची, ऋषि की हालत देख उसकी सांस ही अटक गई। वो जोर से चीखी ऋषि। फिर ऋषि के खून से लथपथ सिर को अपनी गोद में लेकर उसके गाल को थपथपाते हुए ऋषि ऋषि उठो, ऋषि प्लीज उठ जाओ। देखो अपनी मम्मा को अब और ना सताओ। ऋषि प्लीज उठो। ऋषि। नंदनी ऋषि को उठाने की कोशिश करते हुए रो रही थी। रितेश के भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अधिराज जी मामले की गंभीरता को समझते हुए, नंदनी रितेश हौसला रखो, हमारे ऋषि को कुछ नहीं होगा। ऋषि को जल्दी से उठाओ, इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलो जल्दी करो, अधिराज जी ने कहा तो रितेश और नंदनी ने तो जैसे सुना ही नहीं। वो अब भी ऋषि को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तब अधिराज जी ने अम्बरुज को इशारा किया और फिर अम्बरुज तुरंत आगे बढ़कर ऋषि को गोद में उठा लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। उसके पीछे बाकी सब भी उतरने लगे, लेकिन किसी ने पीछे रश्मि की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो उनके पीछे है या नहीं। कुछ देर में सब सिटी हॉस्पिटल में थे। ऋषि को अंदर ले जाया गया था। डॉक्टर उसे जांच रहे थे। बाहर नंदनी सुन्न हो गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार ऋषि का खून से लथपथ चेहरा नजर आ रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल खामोश पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। रितेश की भी हालत कहाँ ठीक था। आखिर उसके जिगर का टुकड़ा था ऋषि, उसका अपना अंश। कैसे खो सकता है अपने बेटे को? नहीं, वो अपने बेटे को बचाकर रहेगा। हाँ, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। सोचते हुए वो इधर उधर देखता है तो वो इस वक्त हॉस्पिटल की एक लॉबी में बैठा हुआ था। उसके सामने नंदनी एकदम मौन बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें जान ही ना बची हो। रितेश जल्दी से उठकर उसके पास आया और फिर बोला, नंदनी कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम देखना अभी वो हंसता खिलखिलाता हुआ दौड़ता हुआ आएगा और तुम्हारे गले से लग जाएगा। अभी आएगा वो। कहते हुए रितेश फफक पड़ता है, मगर नंदनी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एकदम शून्य हो चुकी थी। तभी कामिनी आई तो देखा रितेश नंदनी के बगल में बैठा है और नंदनी को संभालने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर कामिनी को रितेश पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो चुपचाप वहां से चली गई। रितेश की वैसी हालत उससे भी कहाँ देखी गई। तभी अम्बरुज वहां आया और दोनों को साथ देखकर ठिठक गया। रितेश अब ठीक महसूस कर रहा था और नंदनी को संभालने की कोशिश कर रहा था। पहले तो अम्बरुज ने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन फिर अपने कदम वापस मोड़ लिया और वहां से चला गया। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो अम्बरुज और रितेश जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। रितेश, डॉक्टर कैसा है मेरा बच्चा? वो ठीक तो है? होश आ गया उससे? रितेश डॉक्टर के सामने आते हुए पूछता है। वेल, बच्चे की हालत काफी क्रिटिकल थी और काफी खून भी बह चुका था। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल तो अभी उसकी हालत नाजुक है। अगर 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। शायद हम बच्चे को ना बचा पाएं। बाकी आप बस प्रार्थना कीजिए बच्चे को जल्द से जल्द होश आ जाए। ना एक्सक्यूज मी, कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इतना सुनकर सभी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। रितेश तो गिरने वाला था कि तभी अम्बरुज ने उसे तुरंत संभाल लिया। रितेश, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा हमारे ऋषि को, उसे जल्दी होश आ जाएगा। तब तक के लिए खुद को संभालो। अगर तुम ऐसे ही टूट जाओगे तो नंदनी को कौन संभालेगा? संभालो खुद को। तब तक मैं रश्मि जी को देखकर आता हूँ। उन्हें भी चोट लगी थी पैरों में, तो उनकी ड्रेसिंग करवा देता हूँ। ऋषि की परेशानी उन्हें भूल गए। मैं देखकर आता हूँ कि कहाँ है वो, कहकर अम्बरुज रश्मि को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन रश्मि उसे कहीं नहीं मिलती। लगभग पूरे हॉस्पिटल में अम्बरुज ने देख लिया था, लेकिन रश्मि कहीं भी नहीं थी। रश्मि जी कहाँ जा सकती है? सोचते हुए अम्बरुज हर जगह तलाशने लगता है। बंद अंधेरा कमरा जहां एक लड़की अर्ध बेहोशी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उस लड़की को अभी होश नहीं आया था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स अपने हाथ में खाने की थाली पकड़े हुए अंदर आया। उसने देखा वो लड़की अभी भी बेहोश थी। उसे देखकर उस शख्स के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। तभी उस लड़की को हल्का हल्का होश आने लगा। उसने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा तो वो कि अनजान कमरे में थी। नहीं, ये उसका कमरा नहीं था। ये देखकर वो झटके से उठ बैठी। उसके चेहरे के सारे बाल उसके चेहरे से हट गए थे।
चांद की रोशनी में चमकता उसका चेहरा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। तभी उस लड़की की नज़र अपने सामने सोफे पर बैठे उस शख्स पर पड़ी जो उसे वहां लेकर आया था। उस शख्स को देखकर वो लड़की सिहर गई। उसके मुंह से अपने आप ही विक्रम तुम। जी हाँ, वो शख्स विक्रम ही था और वो लड़की और कोई नहीं रश्मि थी जिसे विक्रम ने अगवा कर लिया था। जारी है। लेखिका प्रियंका आज गुप्ता। का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।